everyone, welcome back to another episode of Soma Speaks. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के नए एपिसोड में. अभी तक हमने जितने भी एपिसोड्स किए हैं, whether it be with some conventional doctors या फिर हमने कहीं ना कहीं laboratory reports, इन सब चीज़ों के बारे में जाना, हमने psychological perspectives जाने through a professor, through a teacher, हमने बहुत different चीज़ें जानी. But you know, हमारे तक ये चीज़ें आती कैसे हैं या हमारे तक बहुत बार जब हम कोई चीज़ को जानना चाहते हैं तो it comes through us या फिर comes to us through a research या एक रिसर्च पेपर. हम सबसे ज़्यादा डिपेंड उसी पे करते हैं. सो आई थिंक टुडेज पॉडकास्ट इज समथिंग दैट आई एम रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट बिकॉज आज जो मेरे सामने बैठे हैं, ही इज़ अ क्लिनिकल रिसर्चर. ही इज़ समवन हु इज़ मैं कह सकती हूँ कि 14 साल से वो इसी फील्ड में है. तो उनके पास जितने वेराइटी ऑफ टॉपिक्स है बात करने के लिए, जितनी रिसर्च उन्होंने करी हुई है, दैट इज़ जस्ट सो अमेजिंग. और हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जो डेली लाइफ में आपके कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं. बहुत आजकल जो चीज़ें चल पड़ी हैं कि बिफोर मैरिज यू शुड गेट सम टेस्ट्स डन, क्या होते हैं, उनके बीच की साइंस क्या है. और बिफोर आई टेक हिज नेम देयर इज अ स्टेटमेंट जो बहुत कॉमनली उनके साथ एसोसिएट होती है, विच इज़ बायो हैकिंग. लेट्स बायो हैक. सो एक्चुअली में स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, ये सब चीज़ों को समझने के लिए दिस इज़ अ होल एपिसोड फॉर यू. सो आवर टुडेज गेस्ट इज मिस्टर अनंत अग्रवाल. वेलकम टू सोमा स्पीक सर. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. ऑल राइट सर, तो अगर हम आज शुरू करें तो सबसे पहली चीज़, आपका नाम सुनते ही anybody who listens to your name, who goes through your Instagram is all filled with this word called biohacking. What exactly is this? देखिए, बायोहैकिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म इन द सेंस कि अगर मैं उसको आइडियली समझाऊँ बायोहैकिंग क्या होता है, इट्स बेसिकली टू इन्हांस योर सेल्फ. मैं अगर आपको बोलूँ कि आप 100 साल तक जी सकते हैं, अगर मैं एक थ्योरेटिकल वे से आपको बोलूँ तो बायोहैकिंग एक ऐसी टेक्निक है या मॉड्यूल है जिससे आप 100 की जगह 200 साल जी सकते हैं, बिकॉज आप अपने आप को इन्हांस कर रहे हैं. जैसे आप मूवीज़ में देखते होंगे, जैसे ह्यूमंस में रोबोटिक पार्ट्स डाल देते हैं एंड देन दे कैन लिव अप टू अ वेरी लॉन्ग टाइम. सेम चीज़ बायोहैकिंग इज़ अ वे टू ऑप्टिमाइज योर ओन बायोलॉजी. आप कैसे उसको ऑप्टिमाइज करते हैं. बट आज के दिन इवन दो अ ह्यूमन बॉडी कैन लिव 100 to 120 ईयर्स, बट अगर आप देखेंगे तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्लोबली इज अप्रॉक्सिमेटली 70 ईयर्स फॉर मेन एंड 76 फॉर वुमेन. राइट, हम लोग बहुत शॉर्टफॉल में है जो हम लोग की एक्चुअल कैपेसिटी है. तो आज के दिन जो प्रैक्टिकली बायोहैकिंग वर्ड यूज होता है, वो यूज होता है कि आप कैसे अपने ट्रू पोटेंशियल को पा सकते हैं. कि हाउ कैन मोस्ट पीपल, हाउ कैन द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी गो टू 100 and 100 above. ऑल राइट, सो व्हाट डू यू थिंक कि एक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे को आज की डेट में ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमारे को इतने साल जीना है, हमारे को वी हैव टू क्रॉस 100 years थ्रू आवर हेल्थ, एंड समबडी विल बी लाइक कि हमारे को इतने साल जीकर क्या करना है. सो बेसिकली आर यू ट्राइंग टू एक बायो हैकिंग की अगर हम बात करें तो हम फिजिकली बात कर रहे हैं या सिर्फ हम मेंटली किसी के ऊपर एक असर कर रहे हैं? इन ऑल एस्पेक्ट्स आई थिंक आप कितने भी साल आपकी जो लाइफ स्पैन रहती है, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी ऑफ लाइफ. अगर मैं 95 का हूँ, व्हील चेयर में हूँ, चल नहीं सकता, या क्वाड्रिप्लेजिक हूँ, या मैं मूव नहीं कर सकता, आई डोंट वैल्यू दैट एज अ लाइफ स्पैन. यू कैन स्टे अलाइव अप टू 100, 110, बट if you are not mobile, if you're not enjoying your life, that's not truly a life. I think biohacking जब हम लोग word use करते हैं, बहुत लोग इस तरह से misinterpret करते हैं कि अगर क्या मैं 110 तक if I live till 120, have I biohacked myself? No. Biohacking is कि आप क्या 120 में भी mobility है आपके body में, 120 में भी क्या आप अपने function को, अपने body function को use कर सकते हैं without external support. I think that is what I would truly call biohacking. All right. So before we move into how can we do this, I would want to know कि how are we reducing our biological age or how are we reducing this lifespan of ours? I think अगर आप medically मेरे से पूछें तो हम लोग का lifespan increase हुआ है, but quality of life increase नहीं हुआ है. Okay. So what has happened in the last 50 years is, I mean, imagine this कि जो world है उसमें 50 साल पहले 2 बिलियन लोग थे. तो आपका जितने भी अर्थ में लैंड था वो 2 बिलियन लोगों के लिए खाना बना रहा था. नाउ कट टू 2020, वी आर लिविंग इन अ एरा जहाँ पे 10 बिलियन लोगों के लिए खाना बन रहा है. राइट, वी हैव इंडस्ट्रियलाइज्ड फूड. हम लोग पर हेक्टर जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, दैट हैज बिकम 5 times.
मतलब आपको एक लैंड से उतना ही एग्रीकल्चर चाहिए जितना आपको 5 टाइम्स आपको 1 हेक्टेयर से एग्रीकल्चर चाहिए, जो पहले कम था। तो आपका न्यूट्रिशन कम हो गया, आपका फूड इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है, आपका शुगर उसमें ज़्यादा डलने लग गया है। हम लोग उसमें चीप न्यूट्रिशन डालते हैं, जिसके कारण ओवरऑल, एंड मैं टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरलिस्टिक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। And because of this, because of our food, because of our laziness, because of the technology that we go through every day, I think we have become immobile as a race and we have started depending on very industrialized food, जिसके कारण हम लोग का quality of life, मतलब diseases बढ़ रहे हैं body में। Medical technology भी उस rapid rate में advance कर रहा है, but that is not ensuring your quality of life. तो biohacking is like that bridge जो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी को संग में स्ट्रेट लाइन में ले आती है। आई थिंक दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू टेल पीपल कि कौन से ऐसे, मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हम ऐसी क्या प्रैक्टिसेस डेली लाइफ में कर रहे हैं जिससे हम अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू हैव नोटिस्ड कि हमने ऐसी क्या क्या डेली लाइफ में हमारी हैबिट्स हैं या डाइटरी चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जिसकी वजह से वी आर डैमेजिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई थिंक मैं अगर बायोहैकिंग को एक शॉर्ट वे में समझाऊं तो आई बेसिकली डिवाइड द बॉडी इनटू वन सिंगल लाइन, जो हम लोग हिंदी उपनिषद में वो जो 7 चक्रा पढ़ते हैं, इन द सेम वे अगर आप एक ह्यूमन बॉडी को बायोहैकिंग के तरफ से, या इनफैक्ट आई वुड से इन एनी वे अगर आप उसको देखते हैं, तो इट इज योर ब्रेन, योर गट, योर सेक्स ऑर्गन्स, दिस इज वन एक्सिस लाइन एंड द फिजिकल दैट इनकैप्सुलेट्स इट। तो ये आपका, ये 4 एरिया को मैं मानता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। उसके इंडिविजुअल में आप कितने भी डिटेल्स में जा सकते हैं। आई थिंक द फर्स्ट इज द ब्रेन, बिकॉज ब्रेन बायोहैकिंग या बिहेवियर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपके साथ। जैसे बहुत लोग मानते हैं डोपामीन इज अ प्लेजर हार्मोन, राइट? बट डोपामीन इज नॉट अ प्लेजर हार्मोन, इट्स अ मोटिवेशनल हार्मोन। अगर मैं आपके घर के नीचे आ जाऊं और मैं आपको बोलूं नितिका चल एक 10 किलोमीटर के रन के लिए चलते हैं, यू प्रोबेबली वोंट गेट अप, यू प्रॉब्ली से नहीं मैं यार मेरे को 10 मिनट सोने दो। बट मैं ही आपके घर के नीचे आके बोल दूं अरे मेरी गाड़ी खड़ी है, चल चाय पी के आते हैं, दैट्स व्हेन योर डोपामीन comes in your head, right? So वो जो dopamine kick है वो motivation से आता है। When you see a McDonald's sign, that's where your dopamine hits, not when you're eating the burger. It's when you see a sign that makes you walk towards that. That is brain, right? तो brain में भी 4 न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं जिसके मैं डिटेल्स में ऑब्वियसली नहीं जा पाऊंगा, बट आपका बिहेवियर आपके लाइफ स्टाइल को और आपके लाइफ के एनर्जी को डिफाइन करता है। तो इवन द सिंपल थिंग्स, जैसे आपका जो हार्ट एंड ब्रेन का रिदम होता है वो सनलाइट से होता है। रात को आपको नींद इसलिए आता है बिकॉज आपके ब्रेन में एक हार्मोन है मेलेटोनिन, जिसके लिए लोग सप्लीमेंट भी लेते हैं। वो सप्लीमेंट अंधेरे में बनता है। तो हम लोग अब क्योंकि इतने रोशनी में रहते हैं सारा दिन, हम लोग ब्लू लाइट स्क्रीन के सामने इतना ज़्यादा रहते हैं कि हम लोग का वो मेलेटोनिन प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लग जाता है, बिकॉज वी आर एक्सपोजिंग आवर आईज टू ब्लू LED स्क्रीन्स थ्रू आउट द डे, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग को इंसोम्निया, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, ये सब इश्यूज हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन, बिहेवियरल टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब मॉर्निंग में उठते हो आप सनलाइट नहीं देखते हो, like taking a small walk in the sunlight will increase dopamine, taking a cold shower will increase dopamine. उसके बाद अगर आप कुछ learn कर रहे हैं, that will increase your acetylcholine and dopamine. Again, आप जब शाम को आते हैं तो थकना जरूरी है। अगर आप शाम को आके बोलते हैं मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं है, that's a good thing. You're supposed to be tired in the evening. You're supposed to be sleeping by 9 or 10 PM. लोग 8 बजे बोलते हैं बहुत टायर्ड फील हो रहा है यार, आज कुछ प्रॉब्लम हो गया। That's not normal. तो you're supposed to feel tired in the evening and that's absolutely fine. तो behavioral tools सबसे important है। gut second, जो second चीज जो सबसे important है आपका gut, आप अपनी बॉडी के अंदर क्या डालते हैं और कैसे डालते हैं वो बहुत important है। अगर मैं स्पेसिफिकली बायोहैकिंग की बात करूं तो हम लोग जैसे जैसे एज करते हैं वैसे वैसे अगर आप कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करते हैं या फास्टिंग करते हैं या कम खाना डालते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, विच इज़ वॉट यू वॉन्ट। आई नो एक आयरॉनिकल बात है, हम लोग मोटे लोगों को बोलते हैं उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, लेकिन यू नीड अ स्लो मेटाबॉलिज्म टू हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। ओके, आप इस तरह से सोचिए कि 50 साल में अब यहाँ पे हर नुक एंड कॉर्नर में आपको एक चिप्स का दुकान मिलेगा, आपको एक पान दुकान मिल जाएगा, ग्रोसरी स्टोर मिल जाएगा, खाना इज ओवरली एंड अबंडेंटली अवेलेबल, राइट? 50 साल पहले से नहीं था, वी वर फेसिंग फ्लड्स एंड फैमाइन्स,
आप 1950s 1960s में देख लीजिए, बंगाल में 2 lakh farmers died because there was no food available. True. Right? So our being fat is actually a genetically good trait. अगर आप मोटे हैं, you can survive a flood, you can survive a famine, you can survive the harsh winters. Being fat is actually a genetic evolution. Having slow metabolism is actually going to help you make you live longer. आप टॉर्टोइस को देखेंगे तो लोग 300 साल जीते हैं because they breathe so slowly. They don't rush too much, right? So the slower you are in your body after a certain age, it actually helps in making you live longer. And not that I'm saying that people should be fat or that people should be, should stop working out. Because इसका antithesis ये है कि while आप का मेटाबॉलिज्म स्लो होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म स्लो इज नॉट फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, मेटाबॉलिज्म स्लो इज फॉर बेसिकली आपका बॉडी में सेल्स रिपेयर कैसे बेटर होता है. नाउ इंस्टेड ऑफ फैट यू शुड बी बिग, बट बिग इन मसल्स, नॉट बिग इन फैट. इफ यू आर बिग इन, बिकॉज लाइफ हैज चेंज्ड, लाइक नाउ यू डोंट नीड टू गो 2 months in winter without food. Correct. Now you need to be stronger, because आज मैं जब 100 साल का हो जाऊंगा, आई वॉन्ट स्ट्रॉन्ग मसल्स टू बी मोबाइल. आपको क्या बचाएगा? आपको मसल्स बचाएंगे. तो दैट्स द थर्ड पॉइंट कि आप जो खाते हैं और आपका जो इनकैप्सुलेटेड बॉडी है वो स्ट्रांग होना चाहिए. एक बहुत फेमस बायोकेमिस्ट है फ्रांस में, उनका नाम है जेसिन चाउस्पे. शी इज कॉल्ड द ग्लूकोज गॉडेस. बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं. शी इज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. उनके रिसर्च पे भी बहुत इम्पोर्टेंस हम लोग देते हैं, बिकॉज उन्होंने एक चीज़ के बारे में कहा था जिसका नाम है ग्लाइकेशन, राइट? अगर आप अपने किचन में शुगर को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस मतलब क्या कलर हो जाएगा शुगर का? ब्राउन, राइट? कैरमलाइज हो जाएगा शुगर. नाउ मैं आपको सेम एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में देता हूँ. अगर आप एक बेबी का कार्टिलेज को देखेंगे तो प्योर वाइट होता है, और अगर आप एक 100 साल के आदमी के कार्टिलेज को देखेंगे तो प्योर ब्राउन होता है. Okay. आप जितने शुगर को खाते हैं ओवर योर लाइफ स्पैन, आपका मसल कुक होता है. मैं बहुत सिंपलिस्टिक वे में समझा रहा हूं. आपका मसल कुक होता है, राइट? एंड आप जितना शुगर खाएंगे वो इतना जल्दी कुक होगा. तो जब आप बहुत एक्सेस ऑफ ग्लूकोज लेते हैं ओवर योर लाइफ स्पैन, तो आपका मसल ज्यादा जल्दी डिग्रेड होता है. इसको पहले WHO एक डिजीज नहीं मानता था, बट अब एक डिजीज मानता है. इसको कहते हैं सार्कोपीनिया. सार्कोपीनिया इज अ डिजीज जहां पे आपका मसल लॉस होता है. सो इन ऑर्डर टू डिले एज यू हैव टू प्रिवेंट मसल लॉस. आपका पूरा लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन बिल्डिंग मसल और एटलीस्ट रेजिस्टिंग लॉस ऑफ मसल. So this sarcopenia is more like muscular atrophy? Sort of, yes. बट सार्कोपीनिया इज अ जनरल डिग्रेडेशन ऑफ मसल. आप देखेंगे मेल्स में जैसे जैसे मसल लॉस होता है वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन लॉस होता है. फीमेल्स में जैसे जैसे वो पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज रीच करते हैं उनके मसल लॉस होता है, तो उन्हें फ्रेल हो जाते हैं. फैट रहेगा बॉडी में बट हाथ पैर फ्रेल हो जाता है बिकॉज दे डोंट हैव मोबिलिटी. पीपल डोंट अंडरस्टैंड स्किन इज ऑल्सो मसल. स्किन व्रिंकल क्यों होता है? स्किन व्रिंकल होता है बिकॉज आपका मसल एंड कोलेजन लॉस हो रहा है, इसलिए आपका स्किन व्रिंकल होना स्टार्ट हो जाता है. सो इसलिए आपका द बिगेस्ट फाइट दैट यू हैव टू डू अगेंस्ट एजिंग इज बिल्डिंग मसल, हैविंग लेस शुगर, ट्रीटिंग योर गट विद रिस्पेक्ट, एंड फॉलोइंग सर्टन बिहेवियरल टूल्स लाइक वॉचिंग द सनलाइट, स्लीपिंग इन द डार्क, हैविंग अ कोल्ड शावर, कीपिंग योर सेल्फ लर्निंग समथिंग. मैं आपको एक छोटी सी स्टडी का एग्जाम्पल देता हूँ. एक लंदन में एक यूके कैब ड्राइवर स्टडी हुआ था. तो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो यूके का जो ब्लैक कैब ड्राइवर्स का जो टेस्ट होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है. वहाँ पे उन लोग को लंदन का नुक एंड कॉर्नर पता होना चाहिए. सो दे हैव टू गो थ्रू अ वेरी स्ट्रिंजेंट ट्रेनिंग प्रोसेस. उन लोग को एवरी सिंगल ऑलमोस्ट लंदन का हर घर पता होना चाहिए. तो एक साइंटिस्ट ने उनके ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साइज को मेजर किया बिफोर एंड आफ्टर द ट्रेनिंग. उन्होंने देखा कि लर्निंग के थ्रू उनका ब्रेन का हाइपोथैलेमस इंक्रीज हो गया. नाउ एज यू एज योर ब्रेन श्रिंक्स, राइट? नाउ दे फाउंड आउट कि आप लर्निंग के थ्रू अपने ब्रेन के साइज एंड मसल को भी मेंटेन कर सकते हैं. So probably by stating this you are saying कि हम लोग जो memory loss को हम लोग बोलते हैं, it's ultimately because हम लोगों ने ही उस चीज़ में learning को छोड़ दिया है. If we continue this process of learning, reading for that matter,
ये जो मेमोरी रिलेटेड इश्यूज होते हैं ये भी सॉल्व हो सकते हैं? 100%। मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाऊं, ब्रेन में 4 मॉड्यूलेटर्स होते हैं। डोपामिन, उसका भाई है एपिनेफ्रिन, विच इज़ बेसिकली आपका जो एड्रेनलिन रश जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका एसिटिलकोलिन एंड उसके बाद आपका सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन होता है। ये 4 चीज़ आपके, जब आप सुबह उठते हैं तो डोपामिन होता है कि उठ रहे हैं, मतलब डोपामिन है। उसके बाद डोपामिन आपके एनर्जी हार्मोन को बनाता है, विच इज़ योर एड्रेनलिन, जो आपके किडनी से आते हैं। तो ये 4 हार्मोन का आप अगर पार्किंसंस देख लें, अल्जाइमर्स देख लें, आप अगर स्किज़ोफ्रेनिया देख लें, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया हैज़ टू मच ऑफ डोपामिन ब्रेन में बन रहा है, एंड पार्किंसंस इज 0 डोपामिन। एंड इस स्पेक्ट्रम में सारे मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं। अगर आपको अपने ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखना है तो यू हैव टू कीप लर्निंग, बिकॉज आप इस तरह से सोचिए, आप जब बचपन में व्हेन यू वर स्टडिंग इन स्कूल यू हैड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि मेरा पार्टनर ढूंढना है, वो पार्टनर बहुत अच्छा दिखना चाहिए, बहुत अच्छा वेल टू डू होना चाहिए, Correct. मतलब प्रोफेशनल एथिकल होना चाहिए, मतलब कि मैं मेरा काम में मैं ये करूंगी या मेरे काम में मैं वो करूंगा। लाइक देयर आर ऑल दीज एक्सपेक्टेशंस एंड योर बॉडी इज फिल्ड विद डोपामिन। बट शादी हो गया, बच्चे हो गए, इन लॉज के संग सेटलमेंट हो गया कि सब चीज क्या कैसे चलेगा। उसके बाद क्या होता है, एज वी एज हम लोग बायो हैकिंग में 3 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, डज दैट रिड्यूस एज वी एज? डज दैट अगर मैं उसको इंक्रीज कर दूं तो क्या आपका एज एक्सपैंड हो जाएगा? अगर मैं उसको डिक्रीज कर दूं तो एज क्या कम हो जाएगा? डोपामिन इज वन ऑफ देम। एज हम लोग एज करते हैं हम लोग का डोपामिन कम होते जाता है। अगर मैं लर्निंग के थ्रू आपका डोपामिन इंक्रीज कर दूं तो क्या आपका ब्रेन हेल्थ इलोंगेट हो जाएगा? यस। अगर मैं डोपामिन को डिक्रीज कर दूं तो आपको क्या पार्किंसंस एंड हैंड ट्रेमर्स होना स्टार्ट हो जाएगा? यस। ऑल दीज थिंग्स आर मार्कर्स ऑफ एजिंग। So basically, before we move ahead, I would want to know, क्योंकि हम डोपामिन की बात कर रहे हैं, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, if we talk about the drugs, not the prescribed drugs, I'm not talking about medicine here, I'm talking about the drugs which are unethical. They produce fake dopamine in a body or in a brain, basically, जिसकी वजह से वो addiction होता है. So what is your take on this? नो, सो अगेन हर चीज का बेसलाइन होना इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। True. अगर आपका कोई भी चीज बॉडी में एक्सेस में होगा, इनफैक्ट अगर आप सिर्फ हेरोइन या कोकेन या इस टाइप के ड्रग्स की बात करें तो देयर डोपामिन लेवल इज मे बी 100, 200, 500 टाइम्स दैट डोपामिन। इनफैक्ट इसको एक सिंड्रोम बोलते हैं कि अगर आपका एक्सेस ब्रेन में डोपामिन है, इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर योर बॉडी। Correct. Right, it becomes toxic for your body because you're not in the right state of mind. Your brain is not made to handle that kind of toxin. So because of that toxicity, आपका body में oxygenation कम हो जाता है, जिसके कारण people start losing their teeth, their skin will become wrinkled, they'll become shriveled, जो लोग इस टाइप के drugs लेते हैं. So excess of anything is bad. You have to keep a constant dopamine level, जो आपके, like excess of working out is also bad. Like excess of not eating is also bad. Like the excess of everything is bad. The excess of obesity is bad. When people justify कि मैं मोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं सिगरेट नहीं पीता, हाँ, मैं ड्रिंक नहीं करता, right? I am saying that being that मोटा is also excessively bad. It is just societal conditioning. In fact, अगर मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताऊँ, आप ब्लू जोन्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं? So basically ब्लू जोन्स एक रिसर्च है कि जहाँ पे एवरेज लोग 100 से ज़्यादा जीते हैं। Okay. जैसे जापान में एक जगह है ओकिनावा बोल के, आपके ग्रीस में एक जगह है, एक इटली में एक जगह है, एक अमेरिका में भी एक सर्टन विलेज है जहाँ पे एवरेज में लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं। 90% ऑफ देम ड्रिंक, अ लॉट ऑफ देम स्मोक, बिकॉज ये पता चला कि लॉन्जिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सोशल कनेक्शन, जो आज हम खो चुके हैं। जॉय इज द बिगेस्ट मार्कर ऑफ हेल्थ। Social connection is the biggest marker of health. Purpose is one of the biggest marker of health. उन लोग 100 साल के हैं अभी भी। इनफैक्ट उसका मैं आपको एक स्पेसिफिक पेशेंट का स्टोरी सुनाता हूँ। दिस गाय वॉज एन इटालियन जो न्यूयॉर्क में रहता था, लंग कैंसर टर्मिनल स्टेज 4, 38 ईयर्स का था। उसको एक डायग्नोसिस मिल गया कि आपको लंग कैंसर है, आप और नहीं जी सकते। ही वेंट टू हिज होम टाउन सिसली, जहाँ पे मतलब एवरेज एज 100 के ऊपर है। ही इज 110 टुडे। I'm just saying कि because he found purpose, he found connection, he found
homegrown food, like everything that is making us sick is very industrialized. So by stating this, I will say कि आपने इस सारी चीज़ों का ऐसे that is very deep. Basically, you are saying that what you are actually saying is your brain and body connection is 100%. What we are trying to say. कि if you are not, because I think if you're not, अगर आपके अंदर joy नहीं है, अगर कोई purpose नहीं, ultimately you won't feel that urge to do something in your life. मन ही नहीं करेगा किस लिए खाएं, किस लिए वो करें. And talking about that excess thing, do you think hallucinations can be termed as excessive level of dopamine? 100%. That is exactly what it is. आज जब मैं आपको डिप्रेशन के लिए मेडिसिन देता हूँ तो मैं क्या आपके अब्यूसिव फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, पार्टनर्स उनको ठीक कर रहा हूँ? No. आपको अगर डिप्रेशन होता है, it has to be some reason, right? Bullying friends, टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक पार्टनर, टॉक्सिक पेरेंट्स, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. मैं जब आपको दवाई देता हूँ, आपका क्या आपको मैं सब चीज़ का टॉक्सिसिटी हटा रहा हूँ आपके लाइफ से? नो. मैं आपको जो दवाई दे रहा हूँ, अल्प्राजोलैम या जो भी डिप्रेशन के मेडिसिन हो रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज योर सेरोटोनिन इन योर ब्रेन. आपको लगेगा कि आप खुश है. इट्स अ स्मोक स्क्रीन. इट्स नॉट रियल, राइट? तो रूट कॉज को अगर सॉल्व करना है तो यू हैव टू फाइंड सोशल कनेक्शंस इन योर लाइफ. यू हैव टू फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ. ऑल दीज पीपल हु लिव अबव 100, उन लोग आज तक, देयर आर दिस लेडी इन जापान, शी गोज ऑन अ हाइक एवरी संडे टू अ माउंटेन, शी डज नथिंग एल्स. देयर इज दिस गाय इज 110, ही ड्रिंक्स अ बॉटल ऑफ विस्की एवरी डे, बट ही इज अ टूर गाइड. ही इज द ओल्डेस्ट टूर गाइड इन जापान. He goes every day, walks for 10, 15, 20 kilometers every day, eats those, eats less, caloric restriction अपने आप होता है, and that's how he lives his life. So I think अगर आप overall biohacking को देखेंगे, मैंने जैसे बोला, brain, gut, sex and physical body, right? ये चारों चीज अगर आपका somewhat baseline में है, then you're going well, because you'd be surprised, so many men and women have sexual dysfunction now. मतलब जो चीज़ लोगों को, मैन को जो 40-45 में प्रॉब्लम होता था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का या कितने चीज़, आज के दिन लोगों को 20-25 में हो रहा है, राइट? विमेन का जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज के बाद होता था, दे हैव सेक्सुअल डिस्फंक्शन एंड दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स एसेक्सुअल, दे हैव नो इंटरेस्ट, राइट? ये जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है इज ऑल्सो बैड मार्कर बिकॉज आपका फर्टिलिटी कम हो रहा है. Exactly. With that, I come to this question. As a relationship coach, a lot of times, people ask me, जो ये pre-marital sex में लोग involve होते हैं, do you think that is affecting us, that is affecting our health? According to me, what I have studied in my field, yes, it does. Because ultimately, it is affecting your fertility, getting involved with multiple partners. I would want to know from your research or from your perspective, is it really affecting our health, or is it just something that, morally not correct? So, as a scientist, I'm not going to talk about the morality, or I'm not going to talk about कि fertility में क्या impact हो रहा है over in sense of like whether it's right or wrong, because I think that's an individual choice. Exactly. I don't want to comment on that, but I would say that having too many multiple partners, I do feel like in terms of like research is that people who have had too many partners often have a very dysfunctional sense of relationship. Like, I won't comment on fertility because I haven't researched very in depth into that, because I feel like most men and women are in general losing their fertility. In fact, people who are more fertile are prone to have more partners. Oh. Because they feel very sexual that most men or women don't. And so people who are having a lot of multiple partners or having a lot of sex are usually very fertile people. And they don't find more other people who are fertile. I think we are losing out on the concept of monogamy to a certain extent. Absolutely. But we are also not having children anymore. And I think that is also making people have, like, if you see the population globally, it's shrinking. We are living longer. We are not having more children. बच्चे इतने expensive हो गए. How do you have more than one child? True. Most people are like Japan, Europe. They're all shrinking population. Like they'll be filled with Asian people. The whole world will become Asian at some point. इतने कम बच्चे लोग कर रहे हैं. So when you're not having kids,
when it's just you. Because अगर आप एक comparative analysis करेंगे, 50 years ago, everyone stayed together in a monogamous relationship because there were children involved. There were always children. You had to raise children. Now what do? What is your sense of meaning in life if you're not having a child, or if you've had a child who's, say, gone off to do whatever he or she wants to do? Then what do you as a person do with your life? You look for love. You look for meaning. Where do you look for love and meaning? You look for love and meaning in a partner, in a different partner, because you don't get it from this partner anymore. Exactly. And that is what is happening in the world. I think, and I know this is a very controversial opinion to have, I do feel people need to start having more children. Because, like, if you see the Viksit Bharat plan also, by 2032, our population will start dropping. We are not having more children anymore. We are just living longer. And that's why आपको एक projection लग रहा है कि अरे 10 billion population हो गया. At some point by 2030-32, epidemiologists बोलते हैं कि the population will drop. Like there will be a sharp decline. Japan में आपके villages to villages खाली हैं. कोई रहता ही नहीं है. इटली में there are villages जहाँ पे लोग एक टाइम आया था बोले थे कि आप $1 देके पॉपुलेट कर दीजिए जगह को. अब बस यहाँ पे आके रहने लग जाइए. मतलब आपको कोई पैसा देने का रेसिडेंसी ऐसी मिल जाएगा, आप आ जाइए. आयरलैंड इज लुकिंग फॉर पीपल. आई वेंट टू आयरलैंड लास्ट ईयर एंड एवरीवेयर देयर इज अ साइन कि हेल्प वांटेड, हेल्प वांटेड, हेल्प वांटेड. मतलब everywhere the population is shrinking. I really feel that once people have children more, we'll go back into that era of monogamy and we'll go back into that True. era. Yes, absolutely. That's a very big statement. As a female, I understand the value or the importance of having, being a fertile woman. I understand that importance. But as a male, even I want to, break this stereotype. A lot of times we also comment on a lady's fertility whenever there is any infertile situation that is happening between a couple. How much important it is for a male to take care of his own fertility as well? I think more important than a woman. Because if you actually genuinely go to clinics nowadays, you will see it's, if not more, men are equally guilty of all the fertility issues that are there. I mean, because of the smoking, drinking and all the bad habits that we've got into, men are losing their sperm count for sure. Like testosterone levels are going down. EDs are increasing. Like there are more men who would probably infertile than women would be infertile, I would say. I mean, again, I don't have an actual statistic, so I might be here and there. But I think men have to be equally careful about their fertility issues. And like, I think this whole thing where, women get tested first and men don't get themselves tested because they think that there's nothing wrong with their masculinity is completely wrong. Like, I think that in fact, if you're really a man, I would say get yourself tested first. Like, in the sense that I don't mean to be chauvinistic here, but what I'm trying to say is that get yourself tested. Just a simple semen analysis. You will get to know whether your motility is okay, whether your sperm count is okay. And if that is okay, you can always ask your partner to get herself checked, because there might be PCOD issues, there might be ovarian reserve issues, there might be uterine issues. So there are several possibilities in which person can there. But I personally, if you ask me, I'm a very gender neutral person. I don't see this as a man and woman kind of thing. I think that two human beings are having children. I think they should come together as a team and get themselves checked. Have the semen analysis done, have your USG done, and see who is having what problem and resolve it then and there. Correct. Very true. And go to a therapist, go to a relationship coach, go somewhere and talk about your intimacy issues, because what's happening is that I think more than fertility, people are losing their intimacy also. Like there's a connect that they're losing with each other, because now they feel that, oh, I'm so independent, I have so many options. Absolutely. Actually, you're very right on this. I saw a reel on your Instagram which talks about not a pre-wedding shoot, but rather pre-wedding tests that we should go around. What exactly is that? So basically, like, I think those are focused around children, like thalassemia ka test, sickle cell anemia. I think in India or everywhere in the world rather, I think people get married more to have children. Like, I think one of the main reasons why you want to get married or settle down with a partner or live with someone in a real place. Like now people are having live-in relationships, but after marriage, people usually want to have children. Like
the majority of them. And there are certain tests that if you get them done, like, you know, basic general health tests, your fertility, your hormone tests, you will know if there is an issue with each other, like while you're planning for children. See, like a lot of people give me hate comments on that. Hey, don't put these tests for a love marriage, or what if two people love each other? What if they find out certain tests? And what if there is a problem? What if there is an arranged marriage and people find out if there's a test or something goes wrong? I said, wouldn't you want to know before you get married? And because if you get to know after marriage, it would cause more trouble for you. Exactly. Go with all the information in your hand. Because if you really love that person, how does it matter if he has some bad reports? Exactly. Very true. Right? If you really love him, then you will try to correct those problems or live with it. Right? So for me personally, I feel like, because it's actually compulsory in countries like Sweden and Dubai, and there's so many countries which make it compulsory, I think it's very important to get certain blood tests done, your hormones, your fertility, your thalassemia test, your rhesus factor, so that you can plan a child well and be safe with each other. If we talk about the general tests, not just the tests which are required pre-marriage, if we talk about some general tests that we want for, you know, just to check our own health levels, so how frequently would you suggest someone to get their tests or their checkup done? So if you're 30 and below, I would say get your test done at least once in 2 years. At least once in 2 years, a full body check. Basically all your blood tests, from your CBC to your biochemistry to your thyroid and your pancreas and everything, because nowadays diseases are coming in early. If you're 30 and above, I would say get your test done at least once a year, like all the blood tests and everything. I think when you're 35 and above, start getting your cancer markers tested. And when you're 40 and above, like in the US it's also compulsory, start getting an endoscopy and colonoscopy done to get your gut checked. Because people talk about medicines and cures and supplements and drugs, I say the biggest way to resolve your disease is detection. Very true. If I can detect you on day 1, 2, 3, 4, 5 of the disease, I can resolve your problem. Exactly. 95% of all cancers can be detected in stage 1, if they're just careful. Since you mentioned about a very, very important topic, so you have had more than 14 years of experience as a clinical research scientist, and in that field, I think the most important and, you know, the most complex part is to understand a subject like cancer. And in today's world, बहुत सारे लोगों को जब तक वो चीज़ होती नहीं है, until and unless people go through the process of either by themselves or their loved ones, they don't actually understand how it happened, what it leads to, the treatment procedures. So before all of that, I just want to know from a scientist or from a research person, what exactly would you say or would you talk about cancer? I think for all the listeners who are listening to this, I think कैंसर को हम लोग 2 एस्पेक्ट में बात करेंगे, राइट? फर्स्ट इज कि एग्जैक्टली कैंसर होता कैसे है एंड कैंसर क्या होता है, राइट? तो पहले बात करेंगे कैंसर होता कैसे है, राइट? आई थिंक दिस इज वेयर द बिगेस्ट कंफ्यूजन इज. कैंसर इज नॉट अ सिंगल डिजीज. कैंसर इज थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस. मैं जैसे आपको बताता हूँ कि अगर आपके पार्टनर को HPV है वायरस, वो 20 साल बाद ओवेरियन या यूट्रिन कैंसर हो जाएगा. अगर आपको कोई इंजरी हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आपका स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, आपका ड्रिंकिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया, आपका कहीं पे कुछ सिरोसिस हो गया. सो कैंसर इज नॉट कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको हिट करता है और आपको कैंसर हो जाता है. There is some change in the DNA which can happen because of multiple reasons. I say, मेरा ये पर्सनल मानना है, हम लोग ने जो अपने 14 साल की रिसर्च में देखा है कि the rich people are dying of cancers happening because of lifestyle problems. Okay. And the poor people are dying of cancers because of infection and trauma and bad hygiene. Right? So, कैंसर हो रहा दोनों ग्रुप्स को ही है, रीजन्स अलग है. So, कैंसर क्यों होता है? Can be multiple reasons. Right? It could be bad hygiene, it could be a virus, it could be a bacteria, it could also be something like poor lifestyle, cigarette smoking, drinking, etc. अब कैंसर होता क्या है? अल्टीमेटली कोई भी रीजन से हो,
कहीं से भी आए, आपके कोई भी ऑर्गन में स्टार्ट हो, बेसिकली कैंसर इज व्हेन आपका जो एक सेल है बॉडी में, इट्स सपोज टू मल्टीप्लाई 50 टाइम्स एंड देन डाई. नाउ कैंसर इज कि वो 50 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद डाई नहीं हुआ. एक्चुअली कैंसर इज हाइपर लाइफ. वो सेल को उगाते जाएगा और मल्टीप्लाई होते जाएगा. इनफैक्ट इतना एफिशिएंट है कि एक ट्यूमर बना लेगा और उसमें ब्लड का वेसल्स को भी बना लेगा. वो मतलब इट विल कीप ग्रोइंग, कीप मेटास्टेसाइजिंग. मतलब जिसे बॉडी में हाइपर लाइफ आ गया है. डीएनए भूल जाता है कि ये सेल को यहीं खत्म करना है, बॉडी से निकाल देना है. इट्स हाइपर लाइफ and that's when cancer starts penetrating. Now the way to resolve that problem is that after 35, जैसे मैंने बोला, अगर आप अपना कैंसर मार्कर्स टेस्ट को हर साल कराएंगे स्क्रीनिंग, I want you to detect yourself at stage 1 or stage 0. Because 95% of cancers, I'm telling you, can be treated. There are 5 to 10% cancers which are genetic or extremely difficult or have no conclusion whatsoever. बट अगर आप स्टेज 1 में जहाँ पे आपका एकदम थोड़ा सा पेनिट्रेशन हुआ है एक पर्टिकुलर ऑर्गन में या कोई पर्टिकुलर जगह में, यू कैन जस्ट स्लाइस इट ऑफ, डन, एंड कीप चेकिंग योरसेल्फ एवरी ईयर. आई थिंक लोग बहुत डरते हैं टेस्ट कराने से. हाँ, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. ऑल राइट, सो इफ वी सी इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं या बहुत हमने इंटरनेट पे भी देखी होगी, that fasting once a week or so can actually reduce your cancer cells. What is your take on this? I think I would say both yes and no, because आप जब fasting करते हो तो basically of course आप you go into a state of ketogenesis where your body can have ketone body is produced and आपका autophagy होता है. Autophagy is like a fancy word of saying कि body repair better होता है. तो obviously आपका DNA का quality better होता है, cells better होता है. And like I know ऐसे बहुत सारे incidences हैं जहाँ पे बहुत लोगों ने कहा है fasting के बाद उनका cancer cells का tumor कम हो गया. And I believe them completely. मतलब I am sure कि कहीं ना कहीं impact होता है. But like if you have to ask me कि क्या ये सब cancers को cure कर देगा या क्या ये सब cancers के लिए effective होगा, I would say no. I think it is very specific to a very particular type of human body being involved with. It's like अगर आप बोलते हैं कि ये acupressure मेरे साथ काम किया तो ये सबके साथ काम करेगा. अभी जिस थोड़ी देर पहले जैसे आप बोल रहे थे कि भाई बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका एक पॉइंट मैं एक जन को दूंगी तो दूसरा पर्सन के ऊपर कंप्लीटली दूसरा थेरेपी यूज होना चाहिए. सो इज द सेम थिंग विद कैंसर. अलग रीजन है, अलग ऑर्गन है, अलग बॉडी टाइप है, अलग मेटाबॉलिज्म है, तो आपका बॉडी क्या चीज कैसे रिएक्ट करेगा यू नेवर नो. So for some people who've taken it, they've been lucky, that's great, but I will not put it as a general protocol therapy. So basically you mean कि अगर किसी को हुआ ही इस वजह से है, probably because of obesity we can say, or probably poor gut health, तो हम कह सकते हैं कि ये वर्क करेगा. बट अगर किसी को probably किसी बैड हाइजीन की वजह से हुआ है, then there is no point fasting. हो सकता है फास्टिंग और malnutrition की वजह से ये चीज डेवलप हुई हो. Maybe. So that is what you are saying. Maybe. मैं 100% अग्रीमेंट के संग दोनों चीज नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि probably that is the most educated answer that I can come up with. Of course, हाँ. कि like yes, fasting can help a lot of people. आप ट्राई करो और देखो अपना ट्यूमर श्रिंक होता है कि नहीं, बट डोंट मेक इट इनटू अ प्रोटोकॉल कि ये ही काम करेगा. यही काम करेगा, हाँ, of course. What do you think? Like you said कि people are scared of getting their tests done. Why do you, and is it just in India, or you have observed this all over the globe? I think all problems are global. I think हम लोग like we are very quick कि अरे इंडिया में ये सब प्रॉब्लम बहुत है ये सब बोलने में. I'm a nationalist and I feel that it's I always keep saying that all the societal issues are not an India problem. It's a human problem. I think fear is a human problem and no one देखिए आप, but yes, policy does make things different. जैसे US में आपका एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करना मैंडेटरी है. Okay. सो अगर आप यहाँ पे मैंडेटरी कर देते हैं तो डर का इक्वेशन ही चला गया, कराना ही पड़ेगा. ट्रू. सो इट्स द सेम थिंग. आई थिंक फियर दुनिया में हर लोगों को होता है एंड आई थिंक वो डर हमेशा रहेगा, बट आई थिंक इट इज ऑन द गवर्नमेंट कि वो ऐसे पॉलिसीज लाएं जिससे मतलब आपका टेस्टिंग, प्री नेटल टेस्टिंग, प्री वेडिंग टेस्टिंग बिकम्स सॉर्ट ऑफ अ मैंडेटरी थिंग कि आप अपनी हेल्थ को चेक में रखो.
because autism is increasing at the rate of 25% every year. Because if men and women got themselves genetically tested, they would know before having a baby कि इसमें ये genes आ सकते हैं, so they could choose to have or not to have, or would be at least mentally prepared to be taking care of that baby. Because I support this charity called Mother and Child, which is an autistic society, and the richest families have thrown their babies there. Their families live in Dubai and all over the world. Because of genetic issues? Autism. So I think that testing, I know डर लगता है, like, and I'm not justifying कि उन लोग गलत हैं. Of course थोड़ा सा डर लगता है कि we are living in such an environment जहाँ पे थोड़ा सा डर लगेगा. But I think that you have to make it a part of your life, because ऐसा स्टेज नहीं आ जाए जहाँ पे आपको हार्ट अटैक आ रहे हैं, स्ट्रोक आ रहे हैं, you're dying, like such young deaths. 25-year-old children are having strokes now. True. I think the early you detect it, like you said, the earlier, I think fear bhi tabhi chala jayega, because imagine a 30-year-old who, not even 30-year-old, imagine a 35-plus-year-old person getting married and getting this test done would definitely feel scared compared to the person who's just 24-year-old and is trying to get involved into love marriage. I mean, unko pata hai ki wo abhi time hai, they can cure it, they can take their time. So I think that is very true what you said, ki early detection is a very important thing that we have to go. That is the biggest cure. What do you think about, there's one more thing that people are scared of is vaccines. और ये COVID में बहुत ज़्यादा ही अच्छे से हमें इस चीज़ को समझ आया था that people are really scared of vaccines. And are you in support or not, and what is your take on vaccines? I think I have a very interesting way to explain vaccines. Okay, so मान लीजिए कि आपको आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा इंजीनियरिंग डिग्री करना है, राइट? आपको बिल्कुल मन नहीं है करने का, बिल्कुल मन नहीं है करने का, आपको सीखने का मन ही नहीं है. इंजीनियरिंग इज नॉट व्हाट यू वांट टू डू, एनविजन फॉर योरसेल्फ, बट पेरेंट्स का फोर्स से आपको करना पड़ेगा. नाउ इमेजिन आपको पेरेंट्स बोल रहे हैं आपको एक दिन के अंदर पूरा इंजीनियरिंग डिग्री 4 साल का खत्म करना है, राइट? नाउ मे बी आउट ऑफ 100 पीपल 80 will pass, 85 will pass, 15 will fail. क्योंकि आप एक दिन में एक लड़का को या लड़की को बोल रहे हैं कि आपको इंजीनियरिंग 4 साल का आज ही कंप्लीट करना है. That's what vaccines are. Vaccine is injecting some an information to your immunity कि ऐसा कुछ दिखे तो मार देना, ऐसा कुछ दिखे तो मार देना, राइट? आप अपने इम्यूनिटी को ट्रेनिंग दे रहे हैं. इट्स बेसिकली अ मैसेज टू योर इम्यूनिटी. अगर आप एक एवरेज वैक्सीन्स के बारे में बात करें, मैं सिर्फ कोविड के नहीं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं, इट हैज सेव्ड बिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द लास्ट 10 decades. बिलियंस, मतलब फ्रॉम स्मॉल पॉक्स टू सार्स टू मार्स टू जापानीज encephalitis to polio, so many, cowpox, smallpox, monkeypox, there's so many diseases that vaccines have saved because we have trained the human body to fight them without dying, right? Does that go wrong sometimes? 100%. Are there cases of vaccines जिनसे लोगों को हार्ट अटैक्स हुए हैं, आर्टरीज क्लॉग हुए हैं, अदर कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं? 100%. But do you mean that I should not save an entire cohort of population? And maybe I'm being harsh. I don't mean to be rude to the people who have suffered because of taking vaccines or it has affected them in some way. But आप जब एक पॉपुलेशन के बारे में सोचते हो, बिकॉज यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ गॉड्स आई व्यू, एंड जब आप एक गॉड्स आई व्यू से एक पॉपुलेशन के बारे में सोचते हो, यू कैन नॉट से कि भाई ये 2% को सूट नहीं करेगा वैक्सीन, तो लेट्स नॉट मेक द वैक्सीन. सो अगर आप मेरे से पूछे ओवरऑल वैक्सीन हैव सेव्ड बिलियंस ऑफ लाइव्स, इवन कोविड फॉर दैट मैटर. आई थिंक 100 पीपल में अगर मैं बोलता हूँ 75 भी अगर सेव कर दिए, तो व्हाट वुड योर कॉल बी? वुड यू सेव 75? It's like a trolley problem. Like, would you save 75 and 25 have some complications where 2-3 die, or you have 95 die and 5 vaccines नहीं लिए तो बच गए? Of course, 75. Now, again, I'm just giving you a basic math. I'm saying different people might choose different theories, but I'm saying that I'm one of those people who believe that there are complications that there will always be. There will always be an unfair end to everything. Exactly. But that doesn't mean that you stop the production of something which has saved so many lives. I have personally seen people consuming too much of healthy diet and still having some problems which somebody who didn't have a balanced diet
is having. Fatty liver उन लोगों को भी होता है जो लोग बहुत ज़्यादा fruit diet consume करते हैं. So it doesn't mean कि अब वो भी खराब है वो भी खराब है. I absolutely come to this. Now there's one more thing that as somebody in this healthcare field I go through a lot is the topic of supplements. People are trying to figure out whether supplement is an allopathic medicine, it is like a medicine, it is like a drug, or what exactly it is. क्योंकि जिस science को मैं आगे लेकर जा रही हूँ, that is basically an alternative medicine. It's an alternative healing technique. And people come here when they want to stop their medicines. They do not want to take their medicines. It's been like 10-15 years they have been into this. अब साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं and so reasons they want to stop it. And when we suggest them supplements, after seeing the reports, they get disconnected कि हम दवाइयाँ ही तो छोड़ रहे थे, आपने फिर हमें दवाइयाँ दे दी. So I want you to clear this concept whether supplements are considered as दवाइयाँ, the medicines, or what exactly would you call a supplement? I think मैं supplement समझाने के लिए आपको एक basic, आप मतलब कि if it would be helpful for the audience, maybe you can put up a chart on screen. For sure, right. I'll do that. So basically आपके बॉडी में 3 टाइप के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, राइट. एंड आपके बॉडी में मल्टीपल टाइप्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. मैं आपको टेबल भी दे दूंगा जो मतलब स्क्रीन में रहेगा, विच इज बेसिकली योर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के, ट्रेस मिनरल्स, कोबाल्ट, जिंक, एसेट्रा एसेट्रा. नाउ अगर मैं आपको पूरा चार्ट दिखाऊं, राइट, अगर मैं आपको एक एवरेज बता दूं कि भाई आपके बॉडी के हिसाब से आपको इतना कार्ब्स, इतना प्रोटीन, इतना फैट्स, इतना ट्रेस मिनरल्स, इतना विटामिन चाहिए, राइट. आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने डाइट को कंपेयर करके देखें कि आपको ये सब मिल रहा है, राइट. जो चीज़ नहीं मिल रहा वो गैप है, राइट. आप उस गैप को कितने सालों तक, कितने दिनों तक कंटिन्यू करोगे, बिकॉज डाइट तो चेंज नहीं होगा आपको कहीं ना कहीं तो गैप रह जाएगा. मैं बोलता हूँ सप्लीमेंट मीन्स फिलिंग द गैप. वो जो फिलिंग द गैप है वो आपके सप्लीमेंट से ही होंगे, राइट. एंड सप्लीमेंट इज जस्ट फूड. जब मैं ओमेगा 3 बोलता हूँ, आप फिश नहीं खाने की जगह फिश के ऑयल को खा रहे हैं, या आप सीवीड के ओमेगा 3 को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अगर आप वेजिटेरियन है तो. अगर आपको प्रोटीन पूरा नहीं मिल रहा आपके दिन का, जिससे आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, तो आप प्रोटीन का स्कूप खा रहे हैं जो प्रोबेबली या तो सोय से, या तो प्लांट प्रोटीन से, या तो मिल्क से, या तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से बनता है. Whatever your dietary preferences are. अगर आपके विटामिन ए की कमी है, विटामिन डी की कमी है, अगर आप सन में इतना नहीं जा रहे तो विटामिन डी बनेगा ही नहीं. करेक्ट. अगर आप वेजिटेरियन डाइट कर रहे हो तो विटामिन B12 आएगा ही नहीं. सो द होल थिंग इज कि आपको जब इस चीज का खराब इम्पैक्ट मिलेगा तो वुडंट यू हैव प्रेफर्ड कि आप उसको कोई सप्लीमेंटली अपने डाइट में रखते सो दैट आपको वो डिजीज नहीं हो. बिकॉज पीपल आर पेनी वाइज पाउंड फुलिश. उनको लगता है आज मैं ये बचा लिया, मेरे को ये डॉक्टर बोली, हम लिया नहीं, हम एकदम ठीक है, राइट. जिस दिन 10 साल बाद बीमारी होगी उसी दिन 10-20 हज़ार रुपया दवाई के ऊपर खर्चा करेंगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज इंसुलिन 5,000 रुपये महीना लगता है. आज कोई भी एक एवरेज पर्सन इंसुलिन लेता है. वही अगर सप्लीमेंट 2,000-3,000 रुपये का पहले लिया होता, दे वुड हैव बीन हेल्दियर, नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन. सो आई थिंक सप्लीमेंट्स हैव टू बी कंसिडर्ड एज सप्लीमेंट्स. उसमें ओवरबोर्ड भी नहीं जाना चाहिए. I feel I'm talking to a mass population here. I'm not talking to a specific crowd जो biohacking में interested है. Because biohacking में there are supplements to enhance you. Because जैसे I am a fanatic biohacker, so मैं अपने गैप को तो सप्लीमेंट से फिल करता हूँ, but I take certain supplements to enhance my performance. Right? तो it becomes those are nootropics, yeah, those are enhancers which make you perform better than an average person. But I would say ki on a mass, if I had to make a suggestion, I'm saying just fill in the gaps. That's correct. So is there a particular age group where you should start the supplements? Because a lot of times when I suggest some young adults about certain supplements, they are like, स्पेशली वो नहीं, उनके आसपास जितने भी उनके एल्डर्स हैं वो बोलते हैं कि अभी उनकी एज नहीं है सप्लीमेंट्स लेने की. सो टू कॉन्ट्रडिक्ट दिस, डू वी हैव सर्टेन एज ग्रुप, उसी एज ग्रुप से सप्लीमेंट स्टार्ट करने? आई थिंक सप्लीमेंट शुड बी बेस्ड ऑन, अगेन लाइक आई सेड, द गैप, राइट. आज बहुत सारे young girls who starting their menstrual cycle, they're anemic, and there you would give them iron,
right? Like if there are young children who are not willing to have anything, you probably give them some omega-3. If there are young adults who are playing sports when they're say 14, 15, you probably give them a vitamin D. If someone is lacking certain blood issues or something, you give them a vitamin B12. I'm saying आप carefully दोगे. I'm not saying that vitamins and minerals में भी वो external coatings and excipients नहीं होते हैं. Maybe आप बहुत carefully दोगे, but that doesn't mean that children don't require those supplements. Like they might require, and you should keep a check on them. Like I said, for me, diagnosis is the biggest cure. आप टेस्ट कराते रहो. आप अपने बच्चों का साल में, 1 साल में, 2 साल में एक बार टेस्ट कराते रहो, इमेजिंग कराते रहो, and I think you will understand if you're keeping track of something. अगर आपके पास फीडबैक रहेगी तो यू विल नो इफ दे आर मिसिंग समथिंग. अगर मैं देखूं कि मेरे बेटे के या बेटी के बॉडी में विटामिन डी है ही नहीं, एंड इफ आई प्रिटेंड टू बी हाई हैंडेड एंड से कि भाई मैं तो दूंगी नहीं, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती, लाइक उसको धूप में डाल दो, अगर उसको फिर भी नहीं मिलेगा तो मेरे को तो कुछ करना पड़ेगा ना. लाइक आई एम जस्ट सेइंग एज अ प्रैक्टिकली सारे पेरेंट्स तो करेंगे. सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ हैविंग अ जजमेंट अबाउट इट, डायग्नोस इट एंड सी कि कोई कमी है कि नहीं. बिकॉज हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनहांसमेंट सप्लीमेंट्स, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फिलिंग द गैप्स. All right, so a little off topic, but how did you come into this? Like, what happened, or any as such, something that makes biohacking more relatable for people? So, any case study, or probably how you came into this field? I think personally, like biohacking, मेरे लिए like it was a very personal topic because I come from a family of unhealthy people. And I think I was also very unhealthy. I was 155 kgs, and it took me a very long time to come to where I am today. Okay. And it's just that जब मैं research में, when I started my journey for clinical research, हम लोग stem cell research में गए, cancer research में गए, we did ICU research where we were trying drugs to get people out of death. And I think somewhere down the line we got a little depressed as a company. Like we were seeing deaths all around us, like all the time. And we just one day we started analyzing that what went wrong in these patients. Like what was the medical history like? Like I started studying their medical histories and seeing that, oh अच्छा इनका ये value था, oh अच्छा इनका ये value था. And like like somewhere down the line you start making patterns. कि अच्छा ये ऐसे करते हैं तो इनका मतलब अच्छा this is the commonality between all these lung cancer patients. Oh, this is the commonality between all these breast cancer patients. And I think somewhere down the line we started studying where and how they went wrong, when we spoke to the patients, when we understood what they eat, what they drink. I think that's what fascinated me to get into anti-aging research, because the moment I got to know that you can be 120 but you're not being that, like you're dying at 60, 65, 70, you're having heart attacks at 35, and like it's something that personally I really wanted to explore. And biohacking is just like a very, very big passion of mine, like which I want to put out to people ki there are very simple things, simple behavioral tools, simple food things, simple exercises, and simple habits that can really change a person's life. Wow, great. So to sum up everything, I just want to know one quick question which I want you to take your time answering is, for all of the viewers and for me as well, I would want to ask, what are some biohacking tips you would want to give for different organs from head to toe? Okay, so I think for head, I would say behavioral tools. Behavioral tools is when you wake up in the morning, walk in the sun for 15-20 minutes. Very important to get that initial vitamin D in the body, that natural vitamin D, and it basically synchronizes your heart rhythm, circadian rhythm जिसको बोलते हैं, like heart to brain, so that आपका sleep cycle and repair and energy cycle बहुत better होता है. So that's head, like the best behavioral tool. I think second thing is try to reduce refined carbohydrates in your body. मतलब refined carbohydrates हो गया मतलब मैदा, एकदम pure forms of carbohydrates. Sugar, table sugar, honey, jaggery, they're all glucose. I think आप जितना refined carbohydrates को कम करेंगे उतना better रहेगा. Third thing is to have real food. आप जब भी processed food खाते हैं तो उसमें कोई ना कोई form of preservative, reactives, additives सब होते हैं. I think when you have real food जो घर का बना हुआ मतलब जो एकदम real food है, ताज़ा गरम, made from like farm to table जिसको बोलते हैं, I think the more of that you will have, because 100% तो avoid करना possible नहीं है, but जितना आप avoid कर सकते हैं. Fourth thing is आपको प्रथम जो अपने सर में रखना है, that's muscle building. Like that's what your life should be about.
कि आप अपने एज को अपने एज को डिफाई करने के लिए आप कैसे मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आपका बायो हैकिंग होगा. एंड द फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज लर्निंग. डोंट स्टॉप लर्निंग. आप जिस दिन लर्निंग बंद कर देंगे, जिस दिन आपको लगेगा कि मेरा तो सब हो गया, मेरा बेटी का शादी हो गया, मेरा लाइफ हो गया, मेरे ग्रैंड किड्स हो गए, सब सेटल हो गया, अब आराम करो, दैट इज द डे यू डाई. इफ यू लूज अ पर्पस इन लाइफ, I would say anyone who has grandparents or parents in their show who are settled in their life, please tell them to find a purpose or please help them build a purpose. Keep them working, keep them motivated. Wow. So one last thing that came in my mind with this, this is quite personal of a question. Being an acupressure doctor, I would want to ask, you have had this therapy done for your own self. Along with that, as a clinical research scientist and somebody who is, knowing about all of this field, and as a biohacking expert, I also want to know, what do you think, or in what category would you put acupressure as a therapy, as a field of science that is helping in biohacking? I think I would put it like, if I had to define it, I think I put acupuncture in both a physical and emotional therapy. Like, like how you send people to physiotherapy for recovery. Like physiotherapy is for very physical diseases. Like I would send the similar kind of people, say if someone has a skin disorder or if someone had other issues in their body which relates to blood flow and everything else, I would send them to acupressure or acupuncture, because I feel like it is a supplemental therapy that a lot of people need for their health. That does not mean that they have to stop medicine supplements or they have to stop lifestyle or they have to change anything else. If you need to enhance yourself, it could also potentially be a biohack. If you want to enhance yourself to have better performance in your life, then I think acupressure and acupuncture really makes sense. Just like physiotherapy makes sense. In the same way, acupuncture, because it personally also helped me a lot. Like it helped me from a major disease. I literally stopped steroids after going through acupressure for my aortic area. But I think it's a fab therapy. I think more and more people should try it. I think they should not devoid themselves of that kind of experience and see for it, because I always say that, does something harm you? Like if something is not harming you, try it, because the more you try, the more you learn. True. Great. So it was an absolutely fantastic conversation. I mean, I learned a lot of things. I got to know things from a different perspective. Just want to know, how was your experience here? No, I loved this conversation. I think we wavered from here and there, and we spoke about so many things. True. But I really enjoy these kinds of conversations where it starts from somewhere and ends somewhere else. Lovely. So thank you so much for being here. It was an absolute honor speaking to you and understanding all of your 14 years of research that we could sum up. And yeah, probably if we get a lot of appreciation from the viewers, I would really love to have you on my show again. No, absolutely. I'd love to come back. Alright, thank you so much for watching this episode. It was so interesting. It was मतलब बहुत ही ज़्यादा हमने जिन चीज़ों के बारे में बात करी, बहुत कॉमन चीज़ों के बारे में हमने बात करी जो नॉर्मली हम लोग गलत जगह पर ढूंढते हैं, हम गूगल पे ढूंढते हैं. We don't really reach out to experts to understand these things. So I hope that you learned a lot of things, and don't just watch this episode alone and keep that information to your own self. Share it out with your friends, with your near ones, and before you enter into any phase of life where you feel that हमारे social connections टूट रहे हैं, I think this is a very good way to start, building your social connections, reviving your social connections again. So do share it with your friends, with your near ones, and I'll see you in the next episode. Thank you.